नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। साल 2020 से ही भारत और चीन के बीच रिश्ते तनावपूर्ण हैं। उस समय पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई हिंसा ने इन रिश्तों में और ज्यादा तनाव पैदा कर दिया था। अब इस हिंसा के बाद पहली बार चीनी रक्षा मंत्री भारत में होंगे। जनरल ली शांगफू 27 और 28 अप्रैल को गोवा में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। खास बात यह है कि कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर 27 और 28 अप्रैल को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक से पहले हुआ है। इसमें हर बार की तरह एलएसी पर विवादित मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी है। एसएससी पर भारत चीन सैनिकों के टकराव के बीच अब भारत चीन के रक्षा मंत्रियों का आमना सामना होने वाला है। पूर्वी लद्दाख में गलवान में हुई हिंसा के बाद पहली बार चीनी रक्षा मंत्री भारत में होंगे। ली शांगफू अगले हफ्ते गोवा में होने वाले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ सम्मेलन में शिरकत करने के लिए भारत आ रहे हैं। एससीओ सम्मेलन 27 और 28 अप्रैल को गोवा की राजधानी पणजी में होगा। शांगफू के अलावा रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी सम्मेलन के लिए अपनी हामी भर दी है। दोनों यहां पर अपने भारतीय समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की होने वाली मुलाकात से पहले दोनों देशों के बीच रविवार को 18वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने पूर्वी लद्दाख के अनसुलझे मुद्दों को जल्द से जल्द एक परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर सहमति जताई है। भारतीय पक्ष ने पूर्वी लद्दाख में डेमचोक और देपसांग के विशेष विवादित बिंदुओं पर मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने पर जोर दिया। पूर्वी लद्दाख सेक्टर के चुशूल मोल्दो में हुई बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया है। सोमवार को जारी इस बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ प्रासंगिक मुद्दों के समाधान पर दोनों पक्षों ने स्पष्ट और गहन चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने निकट संपर्क में रहने, सैन्य और राजनयिक चैनलों के माध्यम से बातचीत बनाए रखने और जल्द से जल्द शेष मुद्दों के पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान निकालने की दिशा में काम करने पर सहमत हुए हैं। कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर 27 और 28 अप्रैल को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से पहले हुआ है। एससीओ में भाग लेने के लिए चीनी रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जनरल ली शांगफू को पिछले ही महीने बीजिंग में रक्षा मंत्री बनाया गया है। अमेरिका की तरफ से ली पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। उनके रक्षा मंत्री बनने के बाद से आशंका जताई जा रही है कि इससे अमेरिका चीन के बीच रिश्तों में तनाव देखा जा सकता है। बात एससीओ के सदस्य देशों की करें तो भारत, रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य हैं। भारत के रक्षा मंत्री सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आतंकवाद समेत क्षेत्रीय सुरक्षा के मसलों पर चर्चा होगी। साथ ही अफगानिस्तान भी बातचीत का हिस्सा होगा। खास बात ये रहेगी कि इस हफ्ते की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हुए आतंकी हमले का असर रक्षा मंत्रियों की मीटिंग में देखने को मिल सकता है। हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के शामिल होने की बात भारत की एजेंसियों ने मानी है। उधर भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को भी आमंत्रण भेजा था। हालांकि अभी तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिली है कि आसिफ इस मीटिंग में आएंगे या फिर नहीं। वहीं एससीओ रक्षा मंत्री की मीटिंग के बाद विदेश मंत्रियों की बैठक होगी। इस बैठक के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आने की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन बात करते हैं चीन की। सबकी नजर इस पर है कि एससीओ बैठक में भारत और चीन के बीच रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोनों ही देशों के मन में एक दूसरे के लिए आशंका है। भारत गलवान में चीन के धोखे को भूला नहीं है। गलवान में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। इसके अलावा पिछले साल दिसंबर में अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर के यांगसे में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। अब एससीओ की बैठक से पहले भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की वार्ता का 18वां दौर शुरू है। इसमें हर बार की तरह एलएसी पर विवादित मुद्दों को सुलझाने पर बनी सहमति है, लेकिन चीनी चाल की वजह से समझौतों पर अमल नहीं हो पाता है। अब देखना है कि एससीओ की बैठक में जब भारत चीन के रक्षा मंत्री मिलेंगे तो कूटनीति के कौन से रंग देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज।
तो चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। प्रकाश शाह, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल JS सोढ़ी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले शुरुआत प्रकाश जी आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि LAC पर भारत और चीन का जो तनाव है वो लगातार बना हुआ है। सहमति इस मुद्दे को सुलझाने की जरूर बनी हुई है, लेकिन तनाव फिलहाल अभी भी जारी है। ऐसे में 2020 के बाद किसी भी चीनी रक्षा मंत्री का ये पहला दौरा है। ऐसे में सवाल ये है कि चीन के रक्षा मंत्री का दौरा कितना महत्वपूर्ण है और किन मायनों में इसे देखा जाए। बात यह है इसमें कि चीन और हिंदुस्तान दोनों बड़े देश हैं और दोनों को बिना झगड़ा करे हुए ये समझौता करना चाहिए। अभी चीन का फॉरेन मिनिस्टर नए हैं और वो कैसे बिहेव करेंगे उसके पर डिपेंड करता है। अमेरिका ने ऑलरेडी उनके लिए डाउट एक्सप्रेस करा हुआ है, लेकिन मेरा कहना ये है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो आएंगे, चीन के डिफेंस मिनिस्टर, वो तो अपने आप करेंगे दोस्ती हिंदुस्तान के साथ, तो उसके ऊपर हमको डिपेंड करना है और फेस रखना है। जी बिल्कुल। JS सोढ़ी जी, दूसरी अहम और महत्वपूर्ण बात यहाँ इसी बात को लेकर है कि लगातार चीन और पाकिस्तान की जो जोड़ी है वो लगातार भारत को परेशान करती आई है। किसी न किसी मुद्दे पर लगातार भारत के लिए परेशानी का सबब बनी रहती है। ऐसे में SCO के अंदर चीन और पाकिस्तान दोनों ही मौजूद होंगे, तो इस वक्त में भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए SCO बैठक के दौरान, किस सुरक्षा पहलुओं के हिसाब से? जय हिंद वक्ता जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 1998 में भारत के तब के रक्षा मंत्री श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने बयान दिया था कि भारत का दुश्मन नंबर 1 चीन है, लेकिन उनके ऊपर इतना राजनीतिक दबाव आया कि 5 साल बाद 2003 में उन्हें यह बयान वापस लेना पड़ा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस का ये बयान बिल्कुल सही था। चीन और पाकिस्तान दो ऐसे देश हैं जिस पर भारत कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है, और जब जब हमने इन दोनों देशों पर भरोसा किया है, इन दोनों देशों ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा है। ये जो SCO का सम्मेलन है, ये क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सारे मेंबर नेशंस को इनवाइट करें, जो हमने किया है और बिल्कुल सही किया है। और पाकिस्तान और चीन के पहले रक्षा मंत्री आएंगे, फिर बाद में विदेश मंत्री आएंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। लेकिन भारत को एक चीज याद रखनी चाहिए, और हमें पता भी है पूरा, कि हमें अपनी सैनिक शक्ति, अपनी आर्थिक शक्ति, अपनी कूटनीतिक शक्ति को और बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के मंसूबों का कुछ पता नहीं है, कब वो भारत पे वार कर दें इनका कोई भरोसा नहीं है। तो ये कूटनीतिक बातचीत अलग है, हमारी सैनिक तैयारी अलग है, और इन दोनों को कभी ना हमने मिलाया है ना ही हम मिलाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हमारे देश की सुरक्षा सबसे सर्वप्रथम है। जी बिल्कुल। प्रकाश शाह जी, भारत और चीन का जो विवाद है, इसको लेकर जो SCO की बैठक होने वाली है, अब सभी की निगाहें उसी पर टिक गई हैं कि आखिर इस बैठक में चीन और भारत के रिश्तों में क्या सुधार हो सकता है, क्योंकि चीन लगातार पीछे से वार करने वाला देश हमेशा से रहा है और उसकी जो चालबाजियां हैं वो सबने देखी हैं। लेकिन अगर जब SCO की बैठक में दोनों साथ आएंगे, मंत्रियों की बैठक होगी, ऐसे में जहां जहां तनाव की स्थिति बनी हुई है वहां डिसएंगेजमेंट को लेकर क्या वार्ता होनी चाहिए? क्या इस मुद्दे पर बात होगी? इस मुद्दे पर जरूर बात होगी, लेकिन उनका क्या नया रक्षा मंत्री क्या इंस्ट्रक्शन लेके आए हुए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसको सुनने की हमको जरूरत है, और वो उसके पहले चाइना के साथ उसके पहले पाकिस्तान के साथ क्या बात करेंगे वो भी हमें सुननी पड़ेगी। तो इसमें हमारा ज्यादा से ज्यादा सुनना मुमकिन है, क्योंकि चीन हमारे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग देश है
लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो वॉर कर सके, क्योंकि उनको पता है कि हिंदुस्तान ने उनको बोल दिया हुआ है भारत से कि हम भी आज इसके ऊपर जोर से हम ये करेंगे। तो उनको ये सुनना है, हमको ये सुनना है कि वो पाकिस्तान को क्या एडवाइस दे रहे हैं और वो क्या करने की चाहते हैं। जी एस सोढी जी, आतंकवाद और क्षेत्रीय इलाके में सुरक्षा का मुद्दा बहुत ज्यादा बड़ा है। साथ ही साथ इस बार जो एससीए की मीटिंग होने वाली, एससीओ की जो मीटिंग होने वाली है, इसमें पुंछ में इस वक्त जो अभी घटना हुई, जो हमला हुआ, उसको लेकर भी शायद उसका असर भी यहाँ पर नजर आ सकता है। ऐसे में क्या माना जाए, भारत के लिए एससीओ एक यूनिक प्लेटफॉर्म का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें 8 देश होंगे। ऐसे में इन 8 देशों के सामने किन किन मुद्दों पर भारत को खुलकर अच्छी तरह से बात कर लेनी चाहिए? वक्ता जी, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि भारत को हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र हो, चाहे वो G20 हो, चाहे वो एससीओ हो, हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में हमें आवाज उठानी चाहिए, जो हम उठाते भी आए हैं कि ये जो आतंकवाद का मुद्दा है, ये पूरी दुनिया को अफेक्ट कर रहा है, खास करके भारत को। अगर हम आंकड़े देखें, भारत ऐसा सबसे पूरी लिस्ट में सबसे आगे देश आता है जिसपे सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले हुए हैं और हमारे सबसे ज्यादा नागरिक और सैनिक मारे गए हैं। तो जब हमारे पास ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फोरम की प्रेसिडेंसी है, तो हमें इन फोरम का पूरा एक भरपूर फायदा उठाना चाहिए और ऐसे मुद्दों को रेस करना चाहिए। लेकिन मैं साथ में एक और बात बताना चाहूंगा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय फोरम होते हैं, इनमें कई चीजें पहले से डिसाइड होती हैं कि क्या क्या टॉपिक से बातचीत होगी, कैसे कैसे डिस्कशन होगा। तो अगर हम डायरेक्टली भी ये पुंछ का मामला नहीं उठा पाते, क्योंकि ये हमारा अंदरूनी मामला है, ये पाकिस्तान का हम पे वार है, लेकिन अब इस फोरम को हमें हर पॉसिबल तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, दुनिया का एक और बार टेंशन ड्रॉ करने के लिए कि ये जो आतंकवाद है जिसे पाकिस्तान खुले आम सपोर्ट कर रहा है, ये पूरी दुनिया को बर्बादी की तरफ लेके जा रहा है। और जब जब भारत ने आवाज उठाई, हमने देखा इसका जरूर अफेक्ट हुआ है, कुछ टाइम के लिए हुआ हो, लेकिन हुआ जरूर है। और जैसे जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक महाशक्ति बन के उभर रहा है, हम जो भी कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, पूरी दुनिया उसको ध्यान से सुन रही है और आस्ता आस्ता उस पर अमल कर रही है। जी सोढी साहब, आपने अभी कहा कि पुंछ का जो मुद्दा है ये आंतरिक मुद्दा है, इसको शायद वहां ना उठाया जा सके, लेकिन बात यहाँ पुंछ के मुद्दे की नहीं, बात यहाँ आतंकवाद को पालने पोसने को लेकर है। लगातार जो कई बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म है, वहां पर पाकिस्तान को इसके लिए लताड़ भी पड़ी है, उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाला गया है। तो क्या ये कुल मिलाकर आतंकवाद का मुद्दा नहीं उठाया जा सकता? बिल्कुल वक्ता जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये आतंकवाद का मुद्दा है, लेकिन क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, यहाँ पे कई चीजें पहले से डिसाइड होती हैं किस किस चीजों पे बातचीत करनी है, लेकिन उसके अलावा सबके पास मौका होता है अपनी बातचीत रखने का। और ये एक अच्छा मौका है, जैसे बाकी अंतर्राष्ट्रीय फोरम है, जहाँ पे भारत को इस आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। खास करके जब पाकिस्तान के चाहे रक्षा मंत्री आए ना आए और उनके जब बाद में विदेश मंत्री आए, हमें ये चीज खुल के उनके मुंह पे कहनी चाहिए, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है जब पाकिस्तान हम पे वार करी जा रहे, प्रॉक्सी वॉर के जरिए, जिसमें हमारे कई सैनिक मारे गए, हमारे कई सिविलियन सिटीजन मारे गए, करोड़ों की जो संपत्ति बर्बाद हुई है उसका तो कोई एक अकाउंट ही नहीं है। तो हमें ऐसे फोरम्स का पूरा इस्तेमाल रखना चाहिए। अब हालांकि पाकिस्तान, चीन इस पे ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, शायद ये मुद्दा वहां पे ऑफिशियली सामने ना आने दें, लेकिन हमें अपना हर प्रयास करना चाहिए जो हम आज तक करते आए हैं। जी बिल्कुल। प्रकाश जी, चीन भारत के साथ का जो व्यापार है वो लगातार काफी बड़ा रहा है, और 2020 से पहले तो चीन और भारत के रिश्ते इतने शायद खराब नहीं हुआ करते थे, लेकिन गलवान के बाद ये जो पूरा मामला था, भारत और चीन के संबंधों को लेकर ये काफी बिगड़ चुका है। ऐसे में जो आर्थिक नुकसान है, कहीं ना कहीं ये पता है चीन को कि भारत के साथ जो व्यापार है उसका आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा है, तो वो आर्थिक तौर पर नुकसान न उठाने के लिए शायद इस पहलू को सामने लाकर रखेगा और इस वार्ता के लिए यहाँ मानेगा। तो क्या लगता है, गलवान को लेकर बात बन सकती है?
चीन झुकने को तैयार हो सकता है? नहीं, गलवान को लेके बात जरूर होती है, लेकिन उसके पहले चीनी हमेशा वो करेगा कि हम अपने आप हिंदुस्तान के साथ आपका ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं और उसमें पाकिस्तान की कोई मुश्किलात होगी, पाकिस्तान उसमें लगाएगा तो हमको बोलना पड़ेगा। इससे क्या है, अंदरूनी बात जरूर है, लेकिन उसमें दो नेशन बीच में है, एक पावरफुल नेशन और एक पावरलेस नेशन। आजकल ऐसे लोग हैं हिंदुस्तान में जिन्होंने बोलते हैं कि भारत पाकिस्तान अभी बहुत दुखी है और उनके प्रॉब्लम्स में है, तो वो जरूर उनके साथ हमको दोस्ती करनी चाहिए। तो ये सब उनके ऊपर, चीन के ऊपर उसका ये रहेगा और चीन को दिखाना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान के साथ जो हिस्सा बनाते हैं हमारे साथ, वो दोस्ती का है और उनके पास वो कहते हैं कि आतंकवाद को नहीं आगे बढ़ाना है। जी जे सोडी साहब, मुद्दे को लगातार सुलझाने की बात चीन की तरफ से हमेशा से कही जाती रही है, लेकिन जब जब मुद्दे को लेकर सुलझाने की बात को आगे बढ़ाने की बात कही जाती है, चीन कहीं ना कहीं घूम फिर कर पीछे से वार करने पर जरूर आ जाता है। ऐसे में भारत चीन की वार्ता, ये जो एससीओ मीटिंग में होने वाली है, इससे आपको क्या लगता है? भारत और चीन के रिश्तों में कुछ सुधार हो सकता है क्या? इस बार भारत को चीन पर ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार चीन पर जब भी भारत ने कभी थोड़ा सा भी ट्रस्ट करने की कोशिश की है, पलटकर उसने जवाब दिया है। चाहे भारत ने उसका जवाब पलटकर दिया है, लेकिन क्या ट्रस्ट करने के काबिल है चीन पर? किसी भी तरह का कोई विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं वक्ता जी, हमें बिल्कुल चीन पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतिहास दिखाता है जब जब हमने भरोसा किया है चीन ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। और इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पीछे जाना पड़ेगा, चीन की मानसिकता समझनी पड़ेगी। 1949 में चीन के नेता माओ जेडोंग ने एक पॉलिसी का गठन किया था जिसे कहते हैं पाम और 5 फिंगर्स, और उसका मतलब था कि पाम से मतलब है तिब्बत और 5 उंगलियों से मतलब है लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल और भूटान। और माओ जेडोंग ने कहा था कि चीन को पाम और 5 फिंगर्स वापस लेने चाहिए अपने देश में। इसका नतीजा ये हुआ, 2 साल बाद 1951 ने चीन ने तिब्बत पे हमला किया और चीन को अपने देश में शामिल कर लिया। और उसके बाद से चीन लगातार भारत के लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की तरफ हरकतें करी जा रहा है कि वो किसी तरह इन तीनों प्रदेशों को अपने देश में वापस ले ले। तो चीन के मंसूबे तो पूरे साफ हैं कि चीन अपनी चालबाजी से हटेगा नहीं। चीन ऐसा देश है जो सिर्फ एक कठिन और कठोर भाषा समझता है। जहां तक भारत अपने आप को जब तक आर्थिक तरीके से, कूटनीतिक तरीके से और सैनिक तरीके से मजबूत रखेगा, हम चीन पे काबू कर पाएंगे। जहां तक बातचीत और कूटनीति का सवाल है, वो तो चलती रहनी चाहिए। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो है कि हमें अपने आप को और मजबूत करना होगा, जैसे हम मजबूत करते आए हैं अपने आप को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का इस खास चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो ये देखने वाली बात होगी कि भारत और चीन वार्ता से क्या रिश्ते सुधर सकते हैं। ये दगाबाज ड्रैगन जो है, ये मीठी मीठी बातें करके क्या कौन सी नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।